रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियत से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से आज के मेहमान। जी हाँ सामईन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से कभी कभी मेरा दिल चाहता है बहुत देर तक आपसे बहुत सारी बातें करूं। बरकत खान हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा एक ऐसी शख्सियत ने जिन्होंने हमसे बहुत सारे लोगों से मुलाकातें करवाई, जिनमें एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की आन बान शान मोहतरम जनाब उस्ताद अमजद अली खान से भी आप बहुत सारी बातें हमारे ज़रिए और जिनके ज़रिए है वो हम तक पहुँचे थे, उस शख्सियत को आज हमने बुलाया है। और इसी तरह क्लासिकल मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाली बेइंतहा शख्सियत से उन्होंने हमारी मुलाकात कराई, जो कि आपकी समातों तक पहुँच चुकी है। मगर सामईन किराम, वही बात है, दिल से कदर करता हूँ उनकी मेहनत की, उनकी ख़ास तौर पर इस्तकामत की। बिजनेसमैन है मगर क्लासिकल मौसीकी से उनको इश्क है, मोहब्बत है, और इसी वजह से अक्सर व बेशतर वो बहुत सारे इवेंट सिर्फ क्लासिकल मौसीकी के दिलदादा कहलाते हैं। और उनकी ये मेहनत हमेशा रंगलाई, आज भी बहुत अच्छे नामों से उनको पूरे कुवैत में जाना जाता है। आनंद कबाड़िया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका अगर तारुफ पेश करने लगूंगा सामईन किराम, मेरा वक्त मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो वही बात है, उसको हाथ से निकलने से पहले इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जनाब आनंद कबाड़िया। हेलो सर। हेलो जी। हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू। यानी आपसे ये पूछना बेकार है कि आपको कुवैत कैसा लगता है, क्योंकि आप तो कुवैत के मैं यहाँ 40 साल से हूँ और ये मेरा देश हो गया है। देश हो गया है जी। और मैं जब भी यहाँ से बाहर जाता हूँ तो लगता है कि कब वापस चला जाऊँ। आए हाय हाय। हाँ जी, यहाँ सेट हो गए हैं, बिल्कुल हर चीज़ में सेट हैं। बिजनेस सेट है हमारा, एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ सारी सेट हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ ही है आपके पास, क्लासिकल वाली खास तौर पे? क्लासिकल मुझे बहुत पसंद है, पर ऐसे लाइट भी मैं पसंद करता हूँ, पर आजकल के गाने, लाइट गाने जो है उसको पसंद करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए एटलीस्ट। नहीं, आप यकीन करें, एक दफ़ा एक लाइव शो में मैं जिक्र कर रहा था कि आज भी ओल्ड इज गोल्ड, हालांकि लफाजी कहलाती है, मगर आज भी इस दुनिया के अंदर भी आज भी जितने भी नए गुलकार आ रहे हैं उसी को रिकैप करके आ रहे हैं। यानी उनके पास वो अल्फाज नहीं है, वो रिदम नहीं है, वो कहते हैं ना कि वो लय नहीं है जिस लय पे वो अपने गीतों को हिट कर सके, और उसी लय के ऊपर ज़्यादातर चलने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा गुलकार पुराना गीत जब अपने अंदाज में गा के जाता है तो वो पुराने गीत की वजह से हिट होता है, वो इस वजह से हिट नहीं होता है, उसका नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा। इसलिए कि वर्डिंग इतनी अच्छी होती थी, इतनी मीनिंगफुल होती थी, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो थे वो लिरिसिस्ट के साथ बैठकर उसको ढालते थे म्यूज़िक में। सही। और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन, जो अरेंजर होता है, म्यूज़िक अरेंजर, उनके साथ मिलकर घंटों बिताते थे, और उसके बाद ही एक धुन बनती थी। बेशक बेशक। और उसके बाद जब धुन बनती थी तो फिर सिंगर को बुलाते थे, उनको पता था कि कौन सिंगर ये गाना गाएगा, उनको बुलाते थे
उनके साथ बैठकर पहले तो सीन एक्सप्लेन करते थे और उनको फिर वर्डिंग्स दिया करते थे, और सिंगर जो है घर चला जाता था और काफ़ी प्रैक्टिस करते थे घर पर, और जब वापस आता था सिंगर तो फिर से मुलाकात होती थी ये सब की। और उसमें अगर कहीं वर्डिंग को काटना हो या ऐड करना हो धुन में लाने के लिए, तो लिरिसिस्ट वहीं हुआ करते थे, वो ऐड और सबट्रैक्ट करते थे वर्डिंग को, और तब जब जाकर धुन बनती थी, और इतनी प्यारी धुन बनती थी कि मास्टरपीस बन जाता था, हर गाना मास्टरपीस बन जाता था। सही बात है। सामने करम, इसके अलावा एक चीज़ और भी इनकी खूबियों में से बताता चलूँ मैं कि आनंद कबाड़िया साहब खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहूँगा कि मैंने खुद आपको गाते हुए सुना है। थैंक यू जी। नहीं, बहुत ही निजी महफिलों में, बहुत ही मखसूस किस्म की महफिलों में बहुत ही प्यारे से गीत गुनगुनाया करते हैं। इनके कुछ गीत भी सामने करम हम अपने प्रोग्राम में आपको शामिल करेंगे, वो गीत भी सुनवाएंगे जो ये गुनगुनाते रहते थे कभी कभार उनके लिए, मगर कुछ गीत इन्होंने पुरानी निजी महफिलों में भी गाए और कुछ गीत हमारे लिए भी तैयार करके हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो गीत शामिल कर इस प्रोग्राम में जरूर कोशिश करेंगे कि आपको सुनवाए जाएं। आनंद भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या करना चाहते थे? बहुत मुश्किल सवाल है, क्या करना चाहते थे, क्या खोया, क्या पाया। मेरे ख्याल में मैंने जो भी किया है वो पाया है। क्या बात है, अच्छी बात है जी। और मेरा पैशन रहा है म्यूज़िक के साथ। बहुत कम उम्र से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ म्यूज़िक के लिए, अच्छी म्यूज़िक के लिए, वो या तो वेस्टर्न हो, अरबिक हो, इंडियन हो, जो भी म्यूज़िक हो, अगर अच्छी हो, मेलोडी हो उसमें और वर्डिंग्स अच्छी हो, तो मुझे वो मेरे दिल को चूमती है। सही बात है, सही बात है। और बहुत कम उम्र से, मैं जब मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का था, तब से मुझे ये अट्रैक्ट करना शुरू किया म्यूज़िक ने, और उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं खुद भी गा सकता हूँ। क्या बात है जी। मैं जब स्कूल में था, मैं क्लास में बैठा हुआ था क्लास वर्क कर रहा था, जबकि सब बच्चे लंच के लिए चले गए थे। तो मैं जब क्लास वर्क मैंने ख़त्म किया, मैं अकेला था क्लास में, सामने की तरफ बैठा हुआ था, तो मैं अपना गुनगुना रहा था, गीत गा रहा था। उन दिनों में रफ़ी साहब के गीत बड़े फेमस थे और सबको अच्छे लगते थे। क्या बात है। मुझे भी अच्छा लगता था कोई गीत, तो मैंने गाना शुरू किया, इसलिए कि मैं अकेला था क्लास में। तो जब मैंने एंड किया गाने को, तो पीछे से मेरा दोस्त मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा, अनंत तुम अच्छा गाते हो। क्या बात है। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ और अच्छा गा सकता हूँ। तो उन्होंने जब ये कहा मुझसे, तो मुझे लगा कि यार मैं गा भी सकता हूँ, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। सही सही। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की गाने की, और काफ़ी समय तक मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाता था। क्या बात है। हाँ जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर सिंगर अच्छा था उन दिनों में, बिकॉज हर एक का कुछ ना कुछ एवरी नाउ एंड देन हिट होता था गाना। सही बात है, सही बात है। हाँ जी। और सबकी वर्डिंग्स भी बड़ी मुझे पसंद आती थी, धुनें पसंद आती थी, और हर गाना अच्छा लगता था उन दिनों में। तो मैंने रफ़ी साहब के तो शुरू किए गाने, उसके बाद मुकेश के गाने कुछ मुझे बड़े पसंद आए, तो मैंने वो गुनगुनाना शुरू किया। तो लोग कहना शुरू किए कि भाई आपकी आवाज़ थोड़ी मुकेश से मिलती है, मुकेश से मिलती है, आप इस पे ज़रा गौर करें। तो मैं भी आपकी कथा कलामी की माफ़ी कि मैं कह रहा हूँ, आपकी आवाज़ को जब मैंने सुना, जितनी मिठास, इतनी मोहब्बत आपकी आवाज़ में, खासतौर बात करने के अंदाज में भी जितनी है ना, वो मुकेश से क्लोज कर रही है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्राई नहीं करता, पर वो नेचुरल है। सही। तो मैंने शुरू किया मुकेश साहब का गाना, और लोगों को बड़ा पसंद आया वो, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगने लगा कि बहुत तारीफ हो रही है इसकी। और मुकेश के गीतों की खासियत ये है कि उनकी वर्डिंग्स हर वक्त बहुत अच्छी होती है। क्या बात है। बहुत ही अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, और दिल को टच करती है वो। और वो बड़े सिंपल सिंगर थे, बिल्कुल बिल्कुल सीधे, सिंपल आवाज में और सिंपल नजाकत से गाते थे वो, पर वो बिल्कुल टच करती थी आपको जाकर। वही मैंने वो कहा ना कि मिठास एक चीज थी उनके पास बस। और उनकी आवाज में जो सोच था, वो मुझे दूसरों की आवाज में इतना नहीं लगा जितना होना चाहिए। सही सही। स्पेशली जब आप सीरियस सॉन्ग्स गाते हैं। तो इनका गाना जो है, मुझे स्टाइल बड़ी अच्छी लगी, बड़ी सिंपल, जो कॉपी कर सकता है, और इनकी वर्डिंग्स बड़ी अच्छी लगी, और उनकी धुनें भी अच्छी बनती थी, और राज कपूर के ऊपर फिल्माया जाता था मोस्टली। बेशक। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है बड़ा इम्प्रेस किया मुझे, और मैंने इन पर गौर करना शुरू किया, मुकेश पर, और 90% मैं मुकेश के गाने गाना शुरू किया, और लोग तारीफ कर रहे थे, तो मैंने कंटिन्यू किया उसको। सही सही।
वो कहते हैं ना, वो बहुत पुराना सा गीत है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। मैंने भी बाथरूम में बहुत दफा गाया है जी। मगर वो स्टाइल नहीं आ पाया। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे बिफोर एनीथिंग कि गाना बड़ा सिंपल लगता है मुकेश का, हाँ, पर बड़ा मुश्किल लगता है जब गाते हो आप। जब गाते हो मुझे बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे गा रहे। इसमें जैसे वो किशोर कुमार या वो रफ़ी साहब के गानों में बड़ी ऊंच नीच काफी ज्यादा होती थी, मगर जब मुकेश के गानों को जब आप गाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो कहीं सब तबीयत तो इसमें भी खराब हो रही है। जी, बात यह है कि मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। जी जी, आता हो। मैं इतना एक्सपर्ट सिंगर नहीं हूँ, ना तो म्यूजिशियन हूँ, पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है लाइफ में अबाउट म्यूजिक, जितना सिंपल सॉन्ग लगता है उतना मुश्किल लगता है वो जब गाते हैं, गाने की कोशिश करते हैं आप। सही बात है। इसलिए कि जब एक नोट पर आप ले जा रहे हो आवाज सीधी, वो ठहराव जो होना चाहिए वो बड़ा मुश्किल होता है। नीचे ऊपर तो कोई भी ये कर सकता है, पर जो एक साथ जब जाती है आवाज, वो मुश्किल काम है। समझ रहे हैं ना आप? सब समझ गया मैं, बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूं इस पे मैं। आई मीन उसको कंटिन्यू करना वो नोट पर और सीधे ले जाकर एंड करना उसको, वो बड़ा मुश्किल काम होता है बेशक। और मुकेश का ये था कि उनकी नेजल्स वॉइस थी, लगता था बड़े सिंपल हैं, सिंपली टच कर रहे हैं, सिंपल गाना है, पर वो जो टच करते थे कुछ नोट्स नेजल वॉइस से, उसमें जो है दम आता था। क्या बात है जी, क्या बात है। तो कुछ थोड़ा सा एक वो दिखाएंगे। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे आनंद भाई, बहुत अच्छे। सामने डीडी कुवैत की उर्दू शायर से आनंद कबाड़िया साहब का एक बहुत खूबसूरत से गीत आपकी समातों की नजर सुनवाते हैं, जब तक हम थोड़ा सा कॉफी भी पी लें। जी, थैंक यू जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुप कैसे आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुप कैसे आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुप कैसे आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, तब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, तब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए
चुपके से आए। समय का आनंद कबाड़िया साहब से बहुत सारी गुफ्तगू अभी करना बाकी है, और खास तौर पे ये गुफ्तगू कि कुवैत में क्लासिकल के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया। कहाँ से शुरू किया था ये सफर, और अभी कितना सफर और बाकी है? क्लासिकल स्टार्स को जो आप लेकर आए कुवैत के लिए, हाँ जी, जिनमें बहुत सारे नाम मैंने लिए नहीं कि आपके लिए छोड़ दिए थे, चाहे वो शबाना आजमी हो, जावेद अख्तर हो, या कोई भी हो। मैं ये कहूँगा कि मेरा सबसे पहला प्रोग्राम कुवैत में लता मंगेशकर का था। क्या बात है। हाँ जी, वो 1983 फरवरी 2 और 3 में हुआ था प्रोग्राम। और उसके बाद इतनी तारीफ हुई प्रोग्राम की कि मुझे लगा कि और मैं कुछ आगे बढ़ूं और कुछ करूं। तो उन दिनों में जो है आशा जी, किशोर साहब, जगजीत साहब, ये सब बड़े फेमस हुआ करते थे और एंड तक फेमस हैं। बेशक, सही बात है। तो मैंने ये भी सोचा कि भाई मुझे क्लासिकल का शौक खुद को है, पर मैं क्लासिकल प्रमोट क्यों ना करूं। ये हुई बात। हाँ हाँ जी, तो सबसे बड़े स्टार थे उन दिनों में पंडित रविशंकर। सही बात है, सही बात है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, दुनिया में बड़ा नाम है, दुनिया में बड़ा और नाम। उनका कनेक्शन बीटल्स के साथ इतना उनको आगे ले गया है कि हर कोई जो है रविशंकर को वेस्ट में जो म्यूजिक जानता है वो जानता था। सही बात है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, और जाकिर हुसैन का नाम आपने सुना होगा, जो तबला नवाज हैं। सही सही। उनके फादर बहुत ही बड़े कलाकार थे, उस्ताद अल्लाह रखा साहब। और उन दिनों जोड़ी थी पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा साहब की। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ा नाम। तो दोनों बहुत माहिर थे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में। तो मैंने इन दोनों को बुलाया और मैंने प्रोग्राम किया यहाँ पर हिल्टन होटल में, जो अभी सफ़ीर कहला जाता है। सही। और इंटरनेशनल क्राउड थी। इंडियंस मेरे ख्याल से होंगे 25%, बाकी सब कुवैतीज एंड अरब्स एंड ऑल नेशनैलिटीज, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, हर कोई आ गया, मैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। नहीं, आप यकीन करें, मैं आपकी 2-3 महफिलों में गया हूँ, वहां पे जाके मैंने यही देखा कि वहां पे कुवैतीस की तादाद ज्यादा होती है क्लासिकल के अंदर। जी, मैं खुद शौक हो जाता हूँ, ये कहाँ आ गया मैं। जी, तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था उनका, और मुझे लगा कि क्लासिकल को बढ़ाया जाए कुवैत में। सही सही। और जब पसंद इतना करते हैं लोग यहाँ पर, तो क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पर लाया जाए। उसके बाद मैंने दूसरे भी प्रोग्राम्स किए हैं, आशा भोंसले के किए हैं, किशोर दा के किए हैं, सबके किए हैं, पर प्रोग्राम्स के बीच जो है मैं क्लासिकल प्रोग्राम्स भी करता आया। सही। और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर पर, जाकिर हुसैन के साथ। जाकिर हुसैन के साथ। हाँ जी, वो बड़ा सुपर हिट हुआ सही प्रोग्राम। उसके बाद पंडित चौरसिया, उस्ताद शुजात खान साहब, पंडित चौरसिया बहुत बड़ा नाम, क्या बात। उस्ताद राशिद खान साहब। राशिद खान साहब। हाँ जी, ये फिर उसके बाद पंडित विश्वमोहन भट्ट, काफी नाम है। जो अभी रिसेंटली हमने किया है वो पंडित देवशीष भट्टाचार्य हैं। सही। बंगाल से हैं। सही सही। बहुत ही अच्छा स्लाइड गिटार बजाते हैं, उनका किया है रिसेंटली। अब बहुत आर्टिस्ट लाइन में हैं, और मैंने इन सब आर्टिस्ट को रिपीट भी किया है 3-4 वक्त कुवैत में। और कुवैत से मैं इनको दुबई, अबू धाबी, मस्कत, कतर, बहरीन, ये सब टूर करता था इनके साथ शुरू से। अब तो कम हो गया है टूर, सिर्फ कुवैत में करता हूँ, पर पहले सारा टूर हुआ करता था। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज मैंने देखी आपके, खास तौर पर आपके प्रोग्राम में, ये ज्यादातर कमर्शियल नहीं होते थे, एक सोफिस्टिकेटेड सी, एक मखसूस किस्म की खसूसी सी गैदरिंग होती थी। बिल्कुल इनविटेशन कार्ड्स। हाँ, इनविटेशन, एक मखसूस किस्म की गैदरिंग होती थी, और गैदरिंग भी कुछ ऐसी कि जिसमें सिर्फ उस म्यूजिक को समझने वाले लोग होते थे। एक मखसूस किस्म की गैदरिंग बैठी हुई जो उन फनकारों को न सिर्फ पजीराई कर रही है बल्कि उसको समझने की भी कोशिश कर रही है। ये एजाज और ये फख्र भी आपके साथ रहेगा। शुक्रिया है। जब तारीख लिखी जाएगी कुवैत की, तो उसमें एक नाम आनंद कबाड़िया का इस लिहाज से जरूर लिखा जाएगा कि क्लासिकल मौसीकी को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा नाम आनंद कबाड़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? अब तो समर आ रहा है जी। सही है। तो समर में तो बहुत कम होती है एक्टिविटीज यहाँ पर, फिर बहुत मुश्किल होता है आर्टिस्ट को भी यहाँ आने का। सही 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 बात। उन दिनों में आर्टिस्ट जो हैं, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट वेस्ट का टूर करते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, तो उनकी डेट्स भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आपको मिलती भी नहीं है। सही कह रहे हैं। फिर हम जाते हैं सितंबर एंड अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं फिर प्रोग्राम में, और हमारा इरादा कुछ 3 या 4 प्रोग्राम्स करने का है सितंबर एंड से मई नेक्स्ट ईयर तक। और उसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को लाइनअप किया है हमने। हाँ जी,
और आप खुद एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन, बहुत लंबी उम्र गुजार दी आपने कुवैत के अंदर, और ख़ास तौर पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ गायकी में आपने ज़्यादा आने की कोशिश क्यों नहीं की? साहब देखिए, हर इंसान को अपनी लिमिटेशन का पता होना चाहिए। हम गाते हैं शौक के लिए, ये बात बड़ी अच्छी की। पर अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टैलेंट है वो वहाँ तक पहुँचा सकता है आपको, ऊपर तक, जो अच्छा सिंगर कर सकता है। सही बात है। तो उस हिसाब से मैंने अपने को खुद को रेट कर लिया कि भाई मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ, प्रोग्राम्स के लिए ठीक है, पर जब मैं प्रोफेशन बनाना चाहूँगा उसके लिए तो शायद बात नहीं बनेगी। सही कह रहे। और मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। सही बात है। और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी लगती है। मेरा खुद का बिजनेस है मशीनरी का, तो मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने काम से, और शौक के लिए ये प्रोग्राम्स कर लेते हैं। तो आपका सवाल जो था उसका आंसर यही होगा कि मैं शायद मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादा अच्छा हूँ। सही बात है। वो निस्बत गुलकार के। जी, मेरा भी दिल चाहता है गाना गाने का, मगर जब हेडफोन कान पे से उतार दिए जाएं, दूसरे की समातों पे क्या असर हो रहा है इसका अंदाजा जब मुझे होने लगता है तो मैं फिर गाना छोड़ देता हूँ। अभी तक मेरी लाइफ में ये नौबत तो नहीं आई है। पर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब महफिलों में जाता हूँ फ्रेंड्स के सही डिनर्स पर वगैरह, तो बड़े चाह से लोग आके गाना चाहते हैं वहाँ पर, और जब गाना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठूं या यहाँ से निकल जाऊं, बिकॉज मुझे पहले तो गुस्सा आता है कि ये गाने की कोशिश भी कैसे कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि सुर क्या होता है, लय क्या होता है, बिल्कुल टेढ़े चले जाते हैं गाने में और समझते हैं कि बहुत अच्छा गा रहे हैं। क्या बात है। और उनके फ्रेंड्स जो हैं बड़ी तारीफ करते हैं, ये तो करनी है उनके सामने। तो लगता है मुझे कि भाई ये महफिल हमारे लिए नहीं है। आनंद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें, बहुत छोटे से लम्हों में, बहुत इमरजेंसी में आप हमारे साथ आए, खासतौर पर इसका थैंक यू वेरी मच। और जितने ज़्यादा लोगों से आपने हमारी मुलाकात की, क्लासिकल मौसीकी की जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह खिदमत करते रहिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान, इंडिया के लिए ख़ासतौर पे क्लासिकल के लिए आपने जितना काम किया है, और आइंदा भी आपके जो प्रोग्राम है कोई नहीं कर सकता। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ आने का मुझे बड़ा मज़ा आया, आपसे बात कर बड़ा मज़ा आया। और मैं ये चाहूँगा कि कुवैत के जितने भी क्लासिकली इंटरेस्टेड लोग हैं जो हमसे राब्ता नहीं कर सकते हैं, सही, वो आपके थ्रू हमसे राब्ता करें, जो आके अटेंड कर सकते हैं प्रोग्राम्स। ये सारे फ्री हैं प्रोग्राम्स। यानी मजे की बात बता रहा हूँ कि आखिर में हम लोग यही कहा करते हैं, पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, तो यही पैगाम दीजिए लोगों को, अपना बताएं कि कहाँ पे आपको आके आपसे कोई क्लासिकल की क्लास वगैरह हो रही है कि नहीं। यहाँ पे टीचर्स बहुत हैं क्लासिकल के, कुछ सेंटर और लोग सीख रहे हैं। अच्छा। और मैं जब जाता हूँ, कभी बुलाते हैं मुझे वहाँ पर, अच्छा ये लगता है कि 7-8 साल की उम्र के स्टूडेंट्स और 70 इयर्स के स्टूडेंट्स साथ सीख रहे हैं सेम टीचर के पास। क्या बात है। और ऐसे भी उनकी वो जब प्रोग्राम खुद के करते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि स्टेज पे आप 40 से 50 स्टूडेंट्स को गाते हुए देखते हैं जिनकी उम्र 7 to 8 इयर्स से 70 इयर्स 75 इयर्स तक होती है। और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बात है। तो लोग शौकीन हैं म्यूजिक के, और अगर वो हमें कांटेक्ट करना चाहें तो आपके थ्रू कर सकते हैं। कोई भी आप लोग क्लासिकल मौसीकी अगर सीखना चाहते हैं तो हमें SMS जरूर कीजिए 99958246। हम आनंद भाई से रब्ता करके किसी तरह भी आप तक रब्ता जरूर करवाएंगे, और अटेंड भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स। हाँ, प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। ये बात सही है, इन्होंने एक स्पेशल ऑफर कर दिए, खासतौर पे बहुत ही मखसूस से लोगों के लिए वो गैदरिंग होती है, मगर रेडियो कुवैत को अगर इन्होंने ऑफर की है कि वो लोग भी अगर चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप शौकीन हैं, मगर शौकीन होना बहुत जरूरी है। बात यह साहब कि लोग क्लासिकल का नाम सुनकर डरते हैं कि भाई क्या होगा, हमको तो समझ में नहीं आएगा। समझने की जरूरत नहीं है, खुद समझा दी, खुद समझ जाते हैं। जब सामने जो हो रहा है वो देखते हैं, और जब कान तक आवाज आती है, या फ्लूट की या जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, जो सुर में बजता है, और जो एक्शन होता है स्टेज के ऊपर, वहाँ प्रेजेंस अगर हो उनकी,
तो क्लासिकल आपको भाना शुरू हो जाती है और फिर आपको ऐसे लगता है कि क्लासिकल की जगह इतनी ऊंची क्यों है। सही बात है। और बिकॉज जो भी लाइट म्यूजिक होती है वो सब क्लासिकल मेलोडी पे बनती है सारी। सही बात है। जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं, सिंपल सॉन्ग्स होते हैं मूवीज में, ये सारे क्लासिकल राग के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसको सिंप्लीफाई किया जाता है और उसको ढाला जाता है वर्डिंग्स के अंदर। तो इसलिए इस सॉन्ग्स की जो क्लासिकल पे बेस्ड हैं, बहुत ही आपको लगेगा कि इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। क्या बात। आज 40-50 साल के बाद भी लोग पुराने गाने सुन रहे। सही बात है। और यंगेस्ट कॉन्टेस्टेंट जो होते हैं ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जहाँ पे कंपटीशन होता है, इन द एंड आकर वो पुराने गाने गाते हैं और वो जीतते हैं। जी बेशक, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, थैंक यू वेरी मच। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कब से प्लान कर रहे थे ये कब से प्रोग्राम प्लान कर रहे थे जी, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और होपफुली फ्यूचर में भी आएंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आनंद भाई से हमने ये वादा ले लिया है कि आते जाते रहा कीजिए। जरूर सर। रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस आपका इंतजार करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज की मेहमान। तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।